हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2024 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें जितने भी प्रश्न लाए गए सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चन है और सभी पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। समय वेस्ट ना करते हुए सीधे प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर होएगा 1874 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, मैं वीडियो को फास्ट लेकर चलूंगा और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके इंपोर्टेंट पॉइंट भी लेकर आया हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। खैरवार आंदोलन की शुरुआत साल 1874 ईस्वी में हुई थी। इस आंदोलन के नेता भागीरथी सिंह थे, जिन्हें बालाजी के नाम से भी जाना जाता था। भागीरथी सिंह का जन्म गोड्डा के तलडीहा में राजपूत परिवार में हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत व्यापक रैक किराया, ग्राम प्रधानों की बेदखली जैसे अन्याय के खिलाफ हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें से कौन सही है, कौन सा फार्मूला सही है दोस्तों, बताइए। आप जरूर कमेंट कीजिए इस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना होगा। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं। अवस्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, कितनी होती है फ्रेंड, बताइए। राइट आंसर होगा 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। श्रवणीय ध्वनि तरंग अर्थात श्रव्य तरंगें कितनी होती हैं, उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। मानव आसानी से इस प्रकार के तरंगों का पता लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के तौर पर कौन सा स्वर रज्जु द्वारा उत्पन्न ध्वनि। ठीक है, अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। मानव इसका पता नहीं लगा पाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके उदाहरण के रूप में कौन सा है? उदाहरण के रूप में भूकंप द्वारा उत्पन्न ध्वनि, ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा, समुद्री लहरें द्वारा। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर पराध्वनिक तरंग है। ठीक है, तो इसका आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराध्वनिक तरंगों की। ठीक है, और मानव इसका भी पता नहीं लगा पाता है। ठीक है, और इसके उदाहरण कौन कौन से, किस द्वारा ये प्राप्त होते हैं? तो दाइए देख लेते, कुत्ते के सीटी की आवाज पराध्वनिक तरंग का एक उदाहरण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिसकी आवृत्ति, बताइए फ्रेंड कौन सा आंसर सही होगा? तो राइट आंसर होगा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक या 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा क्या होती है दोस्तों, बताइए। सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, कभी कभी सुनी जा सकती है, इसमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बताइए दोस्तों। राइट आंसर होगा नहीं सुनी जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है, बताइए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा होली के त्योहार पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में डंडारी नृत्य होली त्योहार पर आयोजित किया जाता है। होलिका दहन के दिन रात भर यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में धुरवा समाज के लोग पारंपरिक सफेद रंग के कपड़े पहनकर गोल घेरा बनाकर हाथों में डंडा पकड़कर नृत्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट। प्रिंस ऑफ वेल्स कब किस खेल से सम्मानित है, बताइए फ्रेंड। किस खेल से सम्मानित है? राइट आंसर का गोल्फ से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था, बताइए फ्रेंड। राइट आंसर का 1943 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, बताइए फ्रेंड। राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार के पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित है। इसमें झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और
छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र भी सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट, धूपगढ़ चोटी स्थित है, बताइए फ्रेंड। धूपगढ़ चोटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा सतपुड़ा रेंज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, धूपगढ़ कहाँ पर है। धूपगढ़ होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है। यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो कि 1350 मीटर है। यह सतपुड़ा पर्वतमाला में महादेव पहाड़ियों का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है वो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर धूपगढ़ दिया गया है तो ये सतपुड़ा पहाड़ी पर, सतपुड़ा रेंज में है। और सतपुड़ा रेंज कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। और होशंगाबाद जिला कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न में चलते हैं। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है फ्रेंड, बताइए। तो राइट आंसर होगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अरावली श्रेणियाँ जो है वो राजस्थान में स्थित है। चलिए दोस्तों इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अरावली श्रेणी उत्तर पश्चिम भारत में एक पर्वत श्रृंखला है। श्रृंखला की लंबाई दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 692 किलोमीटर है। अरावली श्रेणी का शाब्दिक अर्थ चोटियों की रेखा है। अरावली श्रेणी दिल्ली से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा और राजस्थान से गुजरती है, गुजरात में समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, नंदा देवी शिखर स्थित है, बताइए फ्रेंड। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है फ्रेंड, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन था, जो भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम का हिस्सा था। ठीक है दोस्तों, यह दक्षिणी ध्रुव से 2500 किलोमीटर अर्थात 1600 मील की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में इसका उपयोग आपूर्ति बेस और पारगमन शिविर के रूप में किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है फ्रेंड बताइए। राइट आंसर होएगा आल्पस। ठीक है, यूरोप की जो पर्वत श्रृंखला, प्रमुख पर्वत श्रृंखला है वो आल्पस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो मध्य यूरोप में स्थित है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला आल्प्स है। ठीक है, यह पर्वत श्रृंखला लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है, 7 यूरोपीय देशों से होकर गुजरती है। आल्प्स की ऊंचाई, आल्प की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक, ठीक है, 5000 मीटर ऊंची है। ठीक है दोस्तों, जो फ्रांस में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5000 मीटर ऊंची है माउंट ब्लैंक। ठीक है, और आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ये। चलिए नेक्स्ट, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर है 1820 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, बताइए दोस्तों। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा तीन कठिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था, बताइए दोस्तों। किससे जुड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उलगुलान या मुंडा विद्रोह 19वीं सदी की एक आदिवासी विद्रोह था। यह विद्रोह सामंती व्यवस्था, जमींदारी प्रथा और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है दोस्तों, यह विद्रोह 1899 से 1900 के दौरान रांची के दक्षिणी से क्षेत्र में हुआ था। ठीक है दोस्त, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट, किस दर्पण को दाढ़ी बनाने के काम में लाए जाते हैं, बताइए फ्रेंड। किस दर्पण को दाढ़ी दाढ़ी बनाने के काम में लाते हैं, बताइए। तो राइट आंसर होगा अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट,
एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? बताइए फ्रेंड। राइट आंसर होगा 140 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए इसके सूत्र देख लेते हैं, वो फार्मूला कौन से हैं जिससे निकाले जाते हैं। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का फार्मूला जो होता है, यह बराबर डिग्री सेल्सियस गुणे 9/5 + 32। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, कितना होता है दोस्तों बताइए। राइट आंसर होगा 98 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्यों किया जाता है दोस्तों बताइए। क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी आपको। जिस प्रकार जल को तप्त होने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसे उसी प्रकार इसे ठंडा होने में भी अधिक समय लगता है। ठीक है दोस्तों, इसका कारण जल की विशिष्ट ऊष्मा का अधिक होना है। अतः रोगियों की सिकाई के लिए करने के लिए तप्त जल के थैलों में जल का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? बताइए दोस्तों। राइट आंसर होगा चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट फ्रेंड, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दुलहस्ती पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है और चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है और इसकी स्थापित क्षमता जो है वो 390 मेगावाट है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बताइए फ्रेंड। राइट आंसर होगा बिहार और उत्तर प्रदेश की। ठीक है, गंडक परियोजना जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? बताइए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? बताइए दोस्तों। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका भी राइट आंसर होगा फुटबॉल से संबंधित। ये सभी कप जो है वो फुटबॉल खिलाड़ियों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड ये प्रश्न दोबारा आ गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा गोल्फ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? बताइए फ्रेंड। राइट आंसर होगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश पाए जाते हैं लगभग। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इसी में देश पाए जाते हैं और छोटे छोटे देश हैं। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न में चलते हैं। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल नहीं है? बताइए फ्रेंड, कौन से महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, मरुस्थल विहीन है? बताइए। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों यूरोप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? बताइए फ्रेंड। राइट आंसर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रेंड इसमें 30 प्रश्न दिया गया था, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्नों का आंसर सही हुआ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।